वो लंच करके फ्री हुए थे जब ईशल फिर से सीढ़ियाँ उतरते दिखाई दी। भाई की तबीयत कैसी है अब? सॉरी मुझे पता नहीं चला, अभी उन्होंने बताया। उसको नीचे आते देख मिराल जल्दी से आगे बढ़ी। बुखार तो अब नहीं है, वैसे बस कुछ वीकनेस सी फील कर रहे हैं। मेडिसिन खा के सोए हुए हैं, अभी उठे हैं, इसीलिए मैं नीचे आई हूँ कि यखनी बनाई थी उनके लिए मामा ने। कह रही थी कि जब उठें तो पिला दूँ। चलो शुक्र है अल्लाह का कि अब बेहतर है तबीयत। उसने मोमिन शाह को इशारा किया उठने का, जबकि उसने इशारे से उसको वापस बुला लिया। चलें भी, अब बैठे क्यों हैं? भाई उठ गए हैं, हम चलते हैं ना। भाई उठ गए हैं, हम चलते हैं ना। चलते हैं थोड़ी देर तक, अभी ईशल उसको यखनी वगैरह जो भी खाना पिलाना है करवा ले, फिर चलते हैं। अब जो वो करीब आए थे तो उन्हें ज़्यादा स्पेस मिलनी चाहिए। ओके। वो ट्रे लिए जब कमरे में दाखिल हुई तो वो बिस्तर से गायब था, वॉशरूम में था शायद। उसने ट्रे साइड पर रखते आगे बढ़कर बेडशीट ठीक की और तकिए वगैरह सेट करके रखे। 5-7 मिनट गुजर गए, वो बाहर नहीं आया था। फिर भी उसको परेशानी हुई, इसलिए बाकी काम छोड़ती वॉशरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ी। मगर अंदर से पानी गिरने की आवाज़ पर उसको अंदाज़ा हुआ कि वो शावर ले रहा था। अगर एक दिन बंदा नहीं नहाएगा ना तो कौन सी कयामत बर्पा हो जाएगी। भला ये कोई तुक बनती है? तबीयत अभी पूरी तरह संभली नहीं और इसको सजने संवरने की पड़ गई है। उठते ही वो बुड़बुड़ाती कंबल तय करने लगी। जब वो 2 मिनट ही गुजरे थे कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो उसके अच्छे से क्लास लेने के लिए पलटी। जब वो बाथ टॉवल लपेटे वॉशरूम से बाहर निकला, जितनी तेज़ी से वो उसको सुनाने के लिए मुड़ी थी, उसका हुलिया देखकर उतनी ही फुर्ती से वापस पलटी और खुद पर काबू पाते तय करके रखे गए कंबल को खामखा दोबारा ठीक करने लगी। उसका मुड़ना और वापस पलटना वो अच्छे से देख और समझ चुका था। मुजमइल से लबों पर हल्की सी मुस्कान उभरी थी। वो टॉवल से बाल रगड़ते ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा और थोड़ी देर बाद कैमल ब्राउन कलर के कलफशुदा शलवार कमीज में वापस आया। जब वो सोफे पर बैठी शायद उसी की मुंतजिर थी। अगर आपका हार सिंगार पूरा हो गया हो तो ये यखनी मामा ने भिजवाई है, इसको पी लें ताकि फिर आपको मेडिसिन दी जा सके। उसको शदीद तप चढ़ी हुई थी। अल्लाह अल्लाह करके बिस्तर से उठने के काबिल हुआ था और उठते ही उसको ये सब सूझ रहा था। हार सिंगार करना तो तुम्हारा शोभा है, जो कि तुम करती ही नहीं। मैंने क्या हार सिंगार करना, बस अजीब सा फील कर रहा था, इसलिए हिम्मत करके शावर लिया तो तबीयत कुछ फ्रेश सी लग रही है। उसको जवाब देते वो ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ा हुआ। ड्राई कैलून बालों में लगाते ब्रश उठाकर बाल बनाने लगा। वो यकटुक सी उसको देखे गई। दराज कदों कामत, जो कि उस वक्त शलवार सूट में मजीद नुमायां लग रहा था। चौड़े शाने, मजबूत और सुडोल जसामत, जेट ब्लैक घने बाल और हमरंग आंखें, चमकती रंगत और उसके गुस्से की तरह तीखी और उसके नखरों की तरह ऊंची खड़ी नाक, ब्लैक बियर्ड और एक स्टाइल में रखी मूंछें जो कि उसकी जाज़बियत को मजीद बढ़ा रही थी। वो बहुत सौम्य शानदार था और अपने आप में एक था। जब से वो उसको गौर से देखने लगी थी, या शायद जब से उसने उसे अपना समझकर उसकी हरकतों सकनात, उसके जाहिर बातिन को देखना शुरू किया था, उसे अब यूं महसूस होने लगा था जैसे कोई और उस जैसा हो ही नहीं सकता। लोग उसको, उसके स्टाइल को, उसकी पर्सनालिटी को कॉपी तो कर सकते हैं या कुछ हद तक मुमासलत हो सकती है, मगर कोई हूबहू रचेत एहान नहीं हो सकता। वो बाल बनाने लगा। बाल बनाकर हेयर ब्रश वापस रखते 2-3 बार आईने में से देख चुका था कि वो मुसलसल उसी को देख रही थी। वो कुछ कहकर उसका इर्तिकाज़ तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए अपनी मुस्कुराहट को दबाते परफ्यूम उठाकर स्प्रे करने लगा खुद पर। कमरे में हर तरफ खुशबुएं बिखर गई। वो तो भी जैसे वापस आई थी अपने हवासों में। अब बस करें, अब क्या कल की सारी कसर आज पूरी करेंगे? ये पड़े पड़े ठंडी हो जाएगी। बिलाखिर ईशल ने उसको टोक दिया। उसको फिर से फ्रेश और अपने मामूलात में मसरूफ़ देखकर ढेरों सुकून हुआ था उसे, वरना रात कितना डरा दिया था उसने। दिल ही दिल में आयतल कुर्सी पढ़कर वो उस पर फूंक गई, कहीं अपनी ही नज़र न लगा दे उसको। हर बात में मम्मी की तरह एतराज़ करने लगी है उनकी बहू भी। उसने परफ्यूम वापस रखते रुख उसकी तरफ मोड़ा। ये नहीं पीऊँगा मैं। उसने यखनी का बॉल देखकर मुंह बनाया। पीनी तो पड़ेगी। आपको याद होगा कि कुछ रोज़ पहले मेरी भी तबीयत ख़राब हुई थी तो कैसे मेरे नाना करते मुझे ज़बरदस्ती मेडिसिन खिलाई थी आपने। कितनी बुरी हो तुम। अब वो बदला लोगी तुम मुझसे? जो मर्जी समझ लें, अब तशरीफ़ रखें और इसको पिएं। ऐसी बीवियों के अलग से हिसाब होगा। वो मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाता आकर सोफे पर बैठ गया और फिर टेढ़े मेढ़े मुँह बनाते उसने यखनी पी थी। तब ईशल ने उसको मेडिसिन खिलाई। कुछ देर ही गुजरी थी कि मोमिन शाह और मिराल आ चुके थे। पीछे ही जुरेज और मिनहल थे। उसके बाद घर आने पर जिस जिसको पता चला, बारी बारी सब उसके कमरे में आए थे अयादत को। यार बस कर दो, मुझे तो यूं लग रहा है जैसे मैं किसी जंग में शदीद जख्मी होकर आया हूँ, जो तुम सब मुझे यूं घेरे बैठे हो। ऊपर से मेरी माँ और बीवी ने अलग परेशान करके रखा है। एक ने कमरे से बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई हुई है तो
तो एक मेरा मोबाइल मुझे नहीं दे रही। मोमिन मेरी जान छुड़ा यार, मेरा अब इस कमरे में दम घुटने लगा है लेट लेट के। वो बेचारगी से बोला तो सब न जाने तो बजाय सब उसकी मदद करने के मुस्कुरा मुस्कुरा कर उसको और तैश दिला रहे थे। लाना तो तुम सब पर, मुझे इस बिस्तर से उठ लेने तो देख लूंगा तुम सबको। कुछ ही देर बाद जाहिद शामिर भी वहीं चला आया और दिलशेर भी उसके साथ ही था। फिर वो सब अपनी बातों में लग गए तो मिनहल, ईशल और मीराल उठकर बाहर चल दी। मीराल सीधा किचन की तरफ बढ़ गई कि मोमिन ने उसे चाय लाने का बोला था। तुम अपने शोर का कमरे में दिल लगाने के लिए कोई एहतमाम ही कर लो। ये सड़ी हुई शक्ल देखकर तो उसका वैसे ही दिल कर रहा होगा किसी जंगल बयाबान में निकल जाए। मिनहल ने झुक कर उसको शर्म दिलाई। वो बीमार है और तुम चाहती हो कि मैं 16 सिंगार करके बैठ जाऊं, किस खुशी में भला? उसने जवाबन मिनहल को घूरा। फारिगुल अक्ल औरत, वो बीमार है, कमरे में पड़े पड़े बेजार है, ऊपर से बीवी ने मासियों वाला हुलिया बनाया हुआ है। उसका खाक दिल लगेगा कमरे में, वरना एक मोहब्बत करने वाली, फिक्र करने वाली तुरादार बीवी के साथ हो, तन्हाई हो, भला शोर का कहीं और जाने को दिल कैसे चाहेगा? रात से हलकान हो गई हूँ उसकी फिक्र में, उसकी तीमारदारी में। अभी भी तुम लोग मुझसे ही शिकायतें कर रही हो। वो रूठे रूठे लहजे में बोली। हमें तुमसे कोई शिकायतें नहीं है मेरी जान, मगर तुम ये भी तो देखो कि तुम दोनों के दरमियान बहुत सरसरी सी बातचीत होती है। ऐसा नहीं लगता जैसे अभी तक तुम दोनों एक दूसरे से अजनबी हो? जब वो कुछ गर्म जोशी दिखाता था तब तुम उसको बुरी तरह मायूस कर गए। अब अगर वो तुम्हारे इनकार के बाइस खामोश हो गया है तो तुम मना क्यों नहीं लेती? जब फैसला कर चुकी हो तो कदम आगे बढ़ाने में क्या मसला है? तुम उसकी तीमारदारी के साथ दिलदारी भी करो, ये वक्त तुम दोनों को बहुत करीब ला सकता है। अगर तुम ज़रा सी कोशिश करो तो सब मामला ठीक हो जाएंगे। कभी कभार बहुत ज़्यादा सोचने वाले सोचते ही रह जाते हैं। मैं मनाना चाहती हूँ, जबकि मैं अब और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान गई हूँ, मगर मेरी शर्म है कि मुझे आंख भी नहीं उठाने देती। कुजा ये कि मैं कोई इशारा दूँ, कोई एहतमाम करूँ, मुझे उससे शर्म आती है। ये इतना आसान नहीं है मिनल, मेरा तो सोच कर ही दिल बंद होने लगता है यार। मैं कैसे करूँगी, वो भी उस सूरत में जब मैं जान गई हूँ कि वो भी मुझ में दिलचस्पी रखता है और उसके साथ साथ वो सब इख्तियारात भी रखता है। तुम दोनों का रिश्ता ही ऐसा है मेरी जान, तुम चाहकर भी उससे नहीं छुप सकती। और कब तक दूरियां बनाए रखोगी? तुम हिम्मत नहीं करोगी तो वो तुम्हारी रजामंदी के बगैर एक बार भी पहल नहीं करेगा। तो एक बार हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना, और नहीं तो हल्का फुल्का सा तैयार होकर रहा करो ताकि उसे अच्छा महसूस हो। वो नरमी से उसे समझा रही थी। ईशल को फौरन उसका थोड़ी देर पहले कहा गया जुमला याद आया। हार सिंगार करना तो तुम्हारा शोभा है, जो कि तुम करती ही नहीं हो। क्या हुआ, बात कुछ पल्ले पड़ी या अभी तक अड़ी हुई हो? जायशा भी वहीं चली आई। शर्म शर्म में रह जाओगी पागल लड़की, तुमने सुना नहीं, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। तो क्या करूं, तुम लोग ही बताओ, कैसे मनाऊं कि वो मान जाए? कुछ मत कहो, बस चुप रहो और उठ के ज़रा मेरे साथ चलो। बल्कि यूं करो, पहले अपने कमरे से कपड़े ले आओ, कोई ऐसा ड्रेस जो तुम आज पहन सको। या अगर कुछ मत कहो, बस चुप रहो और उठकर ज़रा मेरे साथ चलो। बल्कि यूं करो, पहले अपने कमरे से कपड़े लेकर आओ, कोई ऐसा ड्रेस जो तुम आज पहन सको। या अगर उरद शेर की पसंद के बारे में कुछ इल्म है तो उसके अकॉर्डिंग ले आओ। अभी वो सब बातों में लगे हुए थे तो ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तुम चुपके से ड्रेस निकाल कर ले आओ। सब इकट्ठे बैठे हैं, इसका मतलब है नशिस्त लंबी चलेगी उनकी। तब तक तुम तैयार हो जाना। 1 घंटे से ज़्यादा होने को आया था वो सब उसे लेकर कमरे में घुसी हुई थी। साथ ही साथ ऐसे ऐसे नादिर मशवरे कि 10 दफ़ा वो उठ खड़ी हुई थी कि नहीं होगा उससे ये सब। ठीक है, ना करो, ओके, बैठो और शर्माती रहो और इंतज़ार करो कि कब वो पेपर्स लाकर तल्ला के तुम्हारे मुंह पे मारता है। प्रैक्टिकल सा बंदा है वो, तुम्हारा जोग लेकर नहीं बैठेगा। कुछ टाइम बाद वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगा और तुम बैठकर देखना उसको किसी और के संग, और अचार डालना अपनी शर्म का। फिर तुम्हें भी किसी और के साथ रुखसत। मिनल प्लीज़ खुदा के लिए चुप कर जाओ। वो तड़प ही तो गई थी, तभी उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ी। अब तो सुहानी रूह लगता था उसके साथ किसी को सोचना भी, और अपने साथ उसके अलावा किसी का वो तसव्वुर नहीं कर सकती थी। अब तुम भी चुप रहो, अब अगर चूं चरा की तो मुंह धुलवा दूंगी मैं जाके तुम्हारा सारा। सिल्वर फुल स्लीव्स वाले ब्लाउज के साथ लाइट ग्रे कलर की साड़ी पहने वो कमाल लग रही थी। कमसिन दोशीज़ा उस पर सजी संवरी किसी का भी ईमान डगमगा सकती थी। बाल कर्ल करके खुले ही छोड़े थे जो अब कमर से नीचे तक आ रहे थे। उसे याद था कितना टाइम हो गया था उसने कटिंग ही नहीं करवाई थी। खैर वो भी तो यही चाहता था कि बाल बढ़ा ले। वो ज्वेलरी के नाम पर कानों में बूंदे, एक ब्रेसलेट और हाथों में एक एक रिंग पहनी हुई थी। वो नर्वस सी शर्माई शर्माई बहुत क्यूट लग रही थी। चलो उठो अब।
मीराल तुम आओ पास, ये मिन्हल को मुझसे दूर रखो। उसने घबराहट पर काबू पाते मीराल को करीब बुलाया। मिन्हल से कुछ बैद नहीं था, अब उसकी पिटाई ही लगा देती वो। मीराल मुझे बहुत डर लग रहा है, कसम से सच कह रही हूँ, मैं बता नहीं सकती, मगर मुझे इतनी शर्म आ रही है, देखो मेरे हाथ पैर भी कांप रहे हैं। वो कमरे में जाने के नाम पर ही मरने वाली हो रही थी। मीराल उसकी कंडीशन समझ रही थी कि ऐसी ही हालत उसकी भी थी। कल रात वो भी ऐसे ही नर्वस हो रही थी। शर्म व हया ने उसे भी यूं ही निढाल किए रखा था, इसीलिए उसको साथ लगाते हौसला दिया। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये रिश्ता अपने आप में बहुत अपनायत रखता है। अभी तुम्हें जो भी महसूस हो रहा है वो फितरी तौर पर हर लड़की के साथ होता है। अपना आप किसी को सौंप देना, किसी मर्द को खुद पर हर तरह का इख्तियार देना हरगिज़ आसान नहीं। हया के मारे पलकें उठाना मुश्किल हो जाता है तो कभी कुर्बतें बढ़ने के साथ दिल की दुनिया में हश्र बर्पा होता है, मगर उसके बाद तुम देखोगी कि तुम खुद को कितना पुरसकून और रिलैक्स और मुकम्मल महसूस करोगी। बस कर दो मेरी जान, इतना सोच सोच के अभी से खुद को मत थकाओ, अभी तो बहुत एनर्जी की ज़रूरत है। हवास बहाल रखो और हिम्मत रखो, वो तुम्हें खा थोड़ी ना जाएगा। तुम्हें क्या लगता है ये जो तुम्हें डांट रही है ये सब इससे नहीं गुजरी होगी? जहाँ आज तुम हो, क्या मैंने ये सब फेस नहीं किया? क्या मिराल इस तजर्बे से नहीं गुजरी? हर लड़की के साथ ऐसा होता है। ये झिझक, ये शर्म, ये हया सबको ऐसे ही निढाल करती है, मगर ये निज़ाम कुदरत है और फितरत से इनकार नहीं किया जा सकता। अब मेरी बात गौर से सुनो। जायशा ने उसको सारी बात समझाई, मगर इस सब की क्या ज़रूरत है? वो और परेशान हो गई। बहुत ज़रूरत है मेरी जान, और ये सब तुम्हारे भाई का प्लान है, मैंने सिर्फ पैगाम पहुंचाया है तुम तक। अब उठ जाओ जल्दी, टाइम कम है। वो सब उसको गुड लक कहती उसके कमरे के दरवाजे पर छोड़कर रफू चक्कर हो गई। उसने इधर उधर देखा और फिर गहरा सांस लेते कमरे में दाखिल हुई। कमरा खाली था। वो आगे बढ़ाई, कदम यूं थे कि आगे जाने के बजाय पीछे को पड़ रहे थे। बालकनी का दरवाज़ा खुला था, वो यकीनन इधर ही होगा। उसने उसी जानिब कदम बढ़ाए जब वो सामने रीलिंग पर हाथ जमाए ऊपर आसमान पर जाने क्या तलाश कर रहा था। हाथ में जलता सिगरेट सुलग सुलग कर उसकी उंगलियों के करीब पहुंचने वाला था। वो कशमकश की हालत में हाथ मसलती वहीं खड़ी कि कैसे मुखातिब करे और उसे अपनी तरफ मुतवज्जो करे। जब भी शायद वो उसकी मौजूदगी को महसूस कर चुका था, तभी सिगरेट का टुकड़ा नीचे फेंकते वो उसकी तरफ पलटा, मगर कदम और नज़र एक जगह थम से गए थे। आंखों की पुतलियां एक ही जगह ठहर गईं, मगर अंदर हलचल सी मच गई। उसकी लाई गई साड़ी पहने, मेकअप से मज़ीद दुआशा किया गया हुस्न मज़ीद निखारा गया था। उसका दिल यकबारगी ऐसे धड़का जैसे आज से पहले कभी धड़का ही ना। जब धक धक की आवाज़ वाज़े महसूस हो रही थी उसे अपने कानों में, उसको यूं जमे खड़े देख वो और ज़्यादा पजल हो रही थी। बात कैसे करती भला? उससे तो खड़े रहना भी मुहाल हो रहा था उसके सामने। अचानक ये एहतमाम क्या था? ये क्या उसके लिए था? अगर उसके लिए था तो उरद शेर पर आज लाजिम था कि वो उस हुस्न को सराहने में, उसकी उसकी पजीराई करने में कोई कसर ना उठा छोड़ता। वो बेखुद सा कच्चे धागे से बंधा उसकी तरफ बढ़ने लगा। ये आज मरीज पर बिजलियां क्यों गिरा रही हो? क्या जान लेना चाहती हो मेरी? क्या चाहती हो? सुध-बुध गंवा दूं? अपने शहर में जकड़ना चाहती हो? उरद शेर एहान को अपना दीवाना बनाने का इरादा है क्या? अचानक ये इतनी तैयारी किसके लिए मिसेज? आँच देते लहजे में वो ऐन उसके सामने खड़ा उससे जवाब तलब कर रहा था। वो मेरा मतलब है कि मुझे नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी एक दोस्त की आज शादी है तो वहाँ जाना है। उसने उंगलियां मरोड़ते नज़र ज़मीन पर जमाए मुद्दा बयान किया। व्हाट? उसको लगा जैसे उसने सुनने में गलती की हो। जी, वो अभी जाना है। तन से कुछ टूटा था जैसे उसके अंदर। वो क्यों कर खुशगुमान हो गया था? भला वो क्यों सजने संवरने लगी थी उसके लिए? छन से कुछ टूटा था जैसे उसके अंदर। वो क्यों कर खुशगुमान हो गया था? भला वो क्यों सजने संवरने लगी थी उसके लिए? शोहर बीमार था और वो सरता पैर सजी संवरी दोस्त की शादी पर जाने के लिए तैयार खड़ी थी। ना उससे पूछा ना बताया, सारा कुछ कर करा के अब खाना पूरी के लिए उसको बताने आ गई थी। उसने सिगरेट निकाल कर उसको सुलगाते नज़रों का जाविया फेर लिया। मैंने कुछ कहा है आपसे? उसने पहली बार नज़र उठाई, मगर उसने जिन नज़रों से उसको देखा उसने ईशल को अंदर तक काट कर रख दिया। क्या बात है मेरी बीवी की? मतलब तुम ये इतना तैयार श्यार होकर दोस्त की शादी अटेंड करने जा रही हो, वो भी ये पहनकर? उसने साड़ी की तरफ इशारा किया। अगर आपको याद हो तो आप ही खरीद कर लाए थे ये। दिमाग खराब था मेरा जो मैं ये सब लेकर आया था। उतार कर आग लगा दो इसको, दोबारा ना देखूं मैं ये तुम्हें साड़ी पहने हुए। धरुष्टगी से कहता वो वापस रीलिंग की तरफ पलट गया और लंबे लंबे कश लेते खुद पर जब्त करने की कोशिश कर रहा था। अब मैंने पहन लिया और टाइम भी कम है, प्लीज़ चले ना। उसने हिम्मत से काम लिया। मैं क्यों चलूँ? मेरी फ्रेंड की शादी नहीं है, तुम जाओ, मेरी क्या ज़रूरत है वहाँ पर? मतलब उसने इजाज़त तो दूर जिक्र तक नहीं किया था इस मामले में उसके सामने।
आप नहीं जाएंगे तो मामा नहीं जाने देंगी मुझे। ज़ाहिर भैया ने कहा था आपके साथ चली जाऊं, मुझसे कौन सा पूछ कर जा रही हो? ज़ाहिर भैया से पूछा था, उन्हीं के साथ चली भी जाओ, उसने बेरुखी से जवाब दिया। मगर मेरी फ्रेंड्स आपसे मिलना चाहती हैं। उसने एक और कोशिश की। क्यों? मुझसे क्यों मिलना है उन्हें? मेरा क्या काम वहाँ पर? वो मेरे हस्बैंड को देखना चाहती हैं, बाकी आप उनसे खुद ही पूछ लीजिएगा। हस्बैंड? उसने सर झटका जैसे उसकी बातों पर यकीन ना हो। उरद शेर प्लीज़ चले ना, थोड़ी देर के लिए चले चले। वो बजीद हुई। इस सारे टाइम में दूसरी बात उसको हैरत हुई थी, उसका साथ चलने पर इसरार करना। मेरी तबीयत ठीक नहीं, तुम किसी और के साथ चली जाओ, सब घर पर मौजूद हैं, और ये इसको चेंज करो पहले, फिर जाओ जहाँ जाना है। आप नहीं लेकर जाएंगे? नहीं, उसने उतना ही पुरसकून अंदाज में जवाब दिया। ओके। वो झटके से वापस पलट गई। तकरीबन कोई 15 मिनट के बाद वो कमरे में दाखिल हुआ, जब वो उसको सोफे पर वैसे ही बैठी नजर आई। गई क्यों नहीं अब तक? वो खामोश रही। ठीक है, मैं छोड़ आता हूँ, मगर रुकूंगा नहीं, फ़ोन कर देना जब फ्री हो जाओ, लेने आ जाऊंगा। लेकिन इसको चेंज करो प्लीज़। वो बजिद था कि साड़ी पहनकर उसको नहीं जाने देगा। वो फिर भी खामोश रही, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ईशल, तुमसे कह रहा हूँ मैं, इसकी ज़रूरत नहीं, इतना भी ज़रूरी नहीं है जाना। वो वैसे ही सर झुकाए बैठी थी। अच्छा अब उठ जाओ, बोला ना छोड़ आता हूँ। कराची जाना है, आप कराची छोड़ कर आएंगे फिर वापस लेने जाएंगे? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? इस वक्त तुम्हें कराची जाना है दोस्त की शादी पर? उसको हैरत हुई उसकी अजीबोगरीब फरमाइश पर। अगर उसको जाना था तो पहले तो बात कर सकती थी ना। और फिर अगर आउट ऑफ सिटी जाना था तो सुबह चली जाती, रात को तैयार होकर जाने की क्या तुक बनती है? कराची जाने का ही बोला है, कौन सा मरीख पर ले जाने को कहा है मैंने? ईशल, तुम कब अक्ल से काम लेना शुरू करोगी? अगर जाना ही था तो दिन में बताती। अब कब चलेंगे और कब पहुंचेंगे? फंक्शन तो खत्म हो जाएगा। आपको नहीं जाना मत जाएं, बस चुप कर जाएं। ठीक है, मुझे क्या, ले जाता हूँ। और अब मैं क्या कहूँ इसके अलावा? उसने आगे बढ़कर अपने लिए टू पीस निकाला और चेंज करने चल दिया। अजीब लड़की है ये भी। 15 मिनट में वो नक्सक से तैयार, खुशबुओं में नहाया, उसके सामने तैयार खड़ा था। मैंने कहा था इसको चेंज कर लो। वो किसी तौर भी उसको इस लिबास में नहीं ले जाने वाला था जिसमें उसके खदोखाल मजीद नुमायां हो रहे थे। अगर आपको इतना ही मसला है साड़ी पहनने से तो इतनी सारी साड़ियाँ लाए क्यों थे? बोला ना दिमाग ख़राब था मेरा, निकाल के सबको जला देना, किसी काम की नहीं है, फजूल। वो उसके तराशीदा सरापे से निगाहें हटाते सर्द लहजे में बोला। ये तो ना कह सका कि वो ये सिर्फ इसलिए लाया था कि उसके लिए पहने वो, मगर ऐसा कभी मौका ही नहीं आया कि वो उसके लिए ऐसा कोई एहतमाम करती। अब इसको चेंज करूंगी तो मेकअप और बाल खराब हो जाएंगे मेरे, प्लीज़। उरद शेर खामोशी से अलमारी की तरफ बढ़ा और उसकी बड़ी सी चादर लाकर उसको अच्छे से ओढ़ाए। इसको ऐसे ही लिए रखना, अगर ज़रा सी भी इधर उधर हुई तो अपनी खैर मनाना तुम। जी ठीक है, वो मुकम्मल ताबेदारी से बोली। लेकिन उसकी कोई ताबेदारी और फर्मा बरदारी उसका मूड ठीक नहीं कर सकती थी, जो वो कुछ देर पहले उसका ख़राब कर चुकी थी। वो बेजार सा उसके साथ जाने को तैयार हुआ। ईशल का मोबाइल बजने लगा तो वो रुक कर कॉल सुनने लगी। जी भाई, बस हम आ रहे हैं, जी तैयार हैं, जल्दी चलें। भाई पूछ रहे हैं कि उरद शेर तैयार हो गया कि नहीं, ऊपर मुंतज़िर हैं वो। ऊपर क्यों? बाहर आए, पता चल जाएगा। अब इतने कम टाइम में बाय रोड तो नहीं पहुंच सकते ना हम। और दूसरा, भाई आपकी तबीयत की वजह से भी नहीं चाहते कि आप ड्राइव करें। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती आगे चलती ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। वो हवेली की छत पर आए तो वस्त में बने हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर यकीनन उन्हीं का मुंतज़िर था। वो उलझ सा गया। अचानक बैठे बिठाए उसका दोस्त की शादी के लिए तैयार होना, उसकी कराची में कौन सी दोस्त बन गई थी, फिर उसको साथ चलने के लिए इसरार करना, उससे बात करने की बजाय ज़ाहिर से बात करना। ज़ाहिर इतनी देर उसके पास बैठा रहा, उसने भी उरद शेर से इस मुतालिक कोई बात नहीं की, और अब उनके लिए हेलीकॉप्टर मौजूद था। क्या था ये सब? उसको क्यों ये सब अजीब लग रहा था? वो उलझा उलझा सा उसको साथ लिए हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ रहा था। फिर अंदर बैठते उसने हाथ बढ़ाकर ईशल को भी अपने साथ अंदर बिठाया, और ओके का साइन मिलते ही हेलीकॉप्टर छत से ऊपर और हवेली से दूर उड़ने लगा। रात पूरी तरह अपने पर फैला चुकी थी, मगर रोशनियों के शहर कराची की रौनकें अरूज पर थीं। सड़कों पर ट्रैफिक का इज़्दिहाम रवां दवां था। जब एक बुलंदो बाला बिल्डिंग की छत पर बने हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर उतरा। पूरे कद से खड़ी वो इमारत करम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की थी, जिनमें शाह फैमिली 30% की शेयर होल्डर थी। उनके बाहर निकलते ही उनके इस्तकबाल के लिए खड़े स्टाफ में से एक कपल ने उन्हें खूबसूरत से बुके थमाते खुश आमदीद कहा।
उसने एक तिरछी नज़र अपने साथ खड़ी अपनी बीवी पर डाली, जो शॉल को मज़ीद अच्छे से सेट कर रही थी। सर आए नीचे, ड्राइवर लोग आपके मुंतज़िर हैं। वो ईशल के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था, जबकि ईशल को उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तकरीबन भागना पड़ रहा था, जिस पर वो अपनी स्पीड कदरे कम कर चुका था। ईशल बार बार उसकी तरफ देख रही थी, मगर जिस टाइप की हैरानगी ईशल ने उसके चेहरे पर हवेली में देखी थी, अब वो हैरानगी कहीं नहीं थी। वो बहुत पुरसकून था। वो उसे साथ लिए लिफ्ट में दाखिल हुआ और बजरिया लिफ्ट वो दोनों ग्राउंड फ्लोर पर आए और यूं ही साथ चलते चलते बाहर पार्किंग तक आए। वहाँ मौजूद लोग उन्हें ठहर ठहर कर मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। बावर्दी ड्राइवर ने उन्हें वेलकम किया और उनके लिए दरवाज़ा खोलने को आगे बढ़ा, जिस पर उरद शेर ने उसे मना कर दिया तो ड्राइवर सलाम करते पीछे पलट गया। आपने उसे क्यों भेज दिया? उसे एड्रेस पता था, और वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप ड्राइव नहीं करें। मेरी इतनी भी तबीयत ख़राब नहीं कि गाड़ी कहीं ठोक दूँ। वैसे तुम क्या मरने से डरती हो या मेरे साथ मरने से खौफजदा हो? उसके लिए फ्रंट डोर ओपन करते हुए उसकी तरफ पलटा। मैं मरने से नहीं डरती और ना मैं आपके साथ मरना चाहती हूँ। उसकी नज़रों से कंफ्यूज होते वो उंगलियां मसलते ठहर ठहर कर अपनी बात मुकम्मल कर पाई। मैं भी अभी तुम्हारे साथ मरना नहीं चाहता। 2 कदम मजीद उसकी तरफ बढ़ाते वो आयन उसके सामने आ खड़ा हुआ। क्यों? उसके बिल्कुल करीब आने पर उसके कलोन की खुशबू और उसकी कुर्बत की हिद्दत, जो उसे फासले पर भी महसूस हो रही थी, उसके बाइस उसका लहजा मुतज़लज़ल हुआ। क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। यकदम उसकी जानिब झुकते उसने ईशल के कान में खुशनुमा सी सरगोशी नुमा इतराफ़ किया, जिस पर उसने अपने हवास बहाल रखने को उसी को सहारे के लिए थाम लिया। चलें? उसका हाथ अपनी गिरफ्त में लेते वो मध्यम सा मुस्कुराया। ड्राइवर के साथ वो हम उसके उसने फिर से ड्राइवर को बुलाने के लिए कहा, क्योंकि ड्राइवर जानता था उन्हें कहाँ लेकर जाना है। जबकि उरद शेर के साथ जाने की सूरत में उसे एड्रेस बताना पड़ता, और एड्रेस बताने पर यकीनन सरप्राइज़ का बेड़ा गर्क हो जाता। मैं मौजूद हूँ ना, मैडम का पर्सनल ड्राइवर। तुम हुक्म करो, तुम्हारे साथ यहाँ तक आ गया हूँ, अब आगे कहो। उसका मूड जितना ख़राब हवेली से निकलते वक्त था, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उतना ही खुशगवार हो चुका था। वो उसे पता है कि कहाँ जाना है। उसका बदला लहजा पहले ही कदम पर ईशल को मुश्किल में डाल चुका था। मुझे भी पता है कहाँ जाना है। अब की बार उसके काम के साथ होकर उसने कहा। वो उसको अगर थामे हुए ना होता तो अब तक वो ज़मीं बोस हो चुकी होती। मोहतरमा, वो अब उसकी हालत पर दिल खोलकर पहली बार मुस्कुराया था, या शायद पूरे दिल से आज वो बड़े अरसे बाद मुस्कुराया था। उसकी ये मुस्कान अरसा दराज से लापता थी। कहाँ जाना? वो रुख मोड़ते खुद को संभाल कर बमुश्किल पूछ पाई। तुम्हारी दोस्त की शादी पर तो यकीनन नहीं जाना। उसके अलावा जहाँ जाना है ना, वो मैं जानता हूँ। उसने मुस्कुराते हुए उसकी मालूमात में इजाफा किया कि वो उसका प्लान जान चुका है। ईशल का पहला शक मोमिन शाह की तरफ गया था। यकीनन वो मोमिन से कंफर्म कर चुका था। ईशल को याद आया, हेलीकॉप्टर पर बैठते वो मोबाइल पर बिजी हो गया था। मतलब उसने हवेली से निकलते ही मोमिन शाह से उगलवा लिया होगा। उफ खुदाया, कभी जो ये दोनों कुछ छुपा लें एक दूसरे से। उसकी हालत यही ख़राब होने को थी कि वो असल बात जान चुका है। बारे हया से पलकों की झालर झुक गई थी। तो ईशल, उरद शेर एहान, तैयार हो तुम उरद शेर एहान के साथ अपनी पहली ऑफिशियल डेट के लिए? वो उस पल खुद को उसके हिसार में किसी दहकते हुए लावे के दहाने महसूस कर रही थी, जब उसने झटके से उसको खुद से मजीद करीब करते, इंतहाई बोझल और गंभीर लहजे में बोलते, उसके नक्श नक्श को नज़रों के रास्ते दिल में उतारा था। उसकी नाजुक जान इन चंद लफ्ज़ों पर ही बदन का साथ छोड़ने को तैयार थी। कुजा भी लंबी मुसाफत मुंतज़िर थी। आज जिस राह पर कदम रखकर तुमने मुझे इज़्ने विसाल दिया है ना, अब वहाँ से पलटना मुमकिन नहीं। अब तुम पलटना चाहो भी तो मैं इसकी इजाज़त नहीं देता कि ये वक्त मेरे बहुत ज़ब्त और बर्दाश्त और सऊकतों के बाद आया। अब तो चलो मेरे साथ रास्ते के इख्तिताम तक। बहुत सऊकतों के बाद आया है। अब तो चलो मेरे साथ रास्ते के इख्तिताम तक, मेरी आखिरी सांस तक। वो बोल रहा था और उसका लफ्ज़ लफ्ज़ ईशल को उसके जुनून से आगाही दे रहा था। उसकी सांसों की तपिश, उसकी नज़रों की ईशल की जान लेने को काफ़ी थी। उसके हौसले पस्त पड़ रहे थे। वो नाजुक अंदाम लड़की खुद से इंतहाई करीब हुए भरपूर मर्द की शिद्दतों को झेल ना पाएगी। वो सह नहीं पाएगी उसका जुनून। वो तो बातों से ही मोम की तरह खुद को पिघलता महसूस कर रही थी। उसने दिल ही दिल में 100 सलवातें सुनाई मिन्हल लोगों को, जिन्होंने उसे यूं सजने संवरने के मशवरे देकर फंसा दिया था, और बाकी भला उस ज़ाहिर भैया का,
जिन्होंने इधर फंसा दिया, हवेली होते तो कहीं इधर उधर ही हो जाती। लेट्स गो। उरद शेर ने उसका हाथ थामते उसको लाकर फ्रंट सीट पर बिठाया और फिर घूमकर ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। सारे रास्ते वो गाहे बगाहे उसे देखता, जिस पर वो बार बार उंगलियां मरोड़ते पहलू बदल रही थी। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, दिल की हालत नाजुक होती जा रही थी। हवासों पर काबू पाना मुश्किल तर होता जा रहा था। इसी खामोशी में मजीद कुछ पल सिरके कि गाड़ी एक झटके से रुकी। वो सोचों की धारों से वापस पलटी, मगर नज़र ऊपर ना उठाई कि जानती थी उसकी आंखों की लपक सह ना पाएगी। उसे यूं ही सर झुकाए बैठा देखकर उरद शेर बाहर निकला और उसकी तरफ का डोर ओपन करते उसे बाहर आने का इशारा किया, जिस पर वो बजाय बाहर आने के अपने हाथ चादर के नीचे छुपा गई, जैसे किसी तौर बाहर ना आना चाहती हो। ये सारा एहतमाम यकीनन तुम्हारी रजामंदी से हुआ होगा, तो अब ये गुरेज पाई किस लिए मिसेस? जब यहाँ तक आ गई हो तो थोड़ा और सही कि फरार तो आज यूं भी किसी तौर मुमकिन नहीं। अब आ भी जाओ, मुझसे क्या शर्माना। अगर तुम चाहो तो उठाकर ले चलूं। वो उसकी ख़राब होती हालत पर मजीद शोक हो रहा था। मैं खुद आ जाऊंगी, वो उस तेज़ी से बोली कि कहीं वो सच में ना उठा ले उसे। वो बाहर निकलने लगी जब युवराज शेर ने उसके सामने अपनी हथेली फैला दी। उसने बिना नज़र उठाए झिझकते हुए अपना हाथ उसकी हथेली पर रख दिया। बाहर निकलते ही ठंडी हवा के झोंकों ने उसका इस्तकबाल किया। साहिल पर उस वक्त गहरी खामोशी थी, या शायद ये साइड उनके लिए रिजर्व थी। उनकी गाड़ी से कुछ फासले पर दाएं जानिब बरकी कुमकुमों से एक राहदारी बनाई गई थी, जिसके दोनों अतराफ में जगह जगह तराशीदा पत्थरों से दिल बनाए गए थे और उनके नीचे फैंसी लाइट इस तरह नस्ब की गई थी कि यूं गुमान होता जैसे पत्थरों से शुआएं फूट रही हों। रात की तारीकी, तन्हाई, समंदर किनारे, हवासों पर छाए हुए मर्द की संग में ये सब बहुत फसूतारी करता महसूस हो रहा था उसे। उरद शेर ने झुककर उसको बाहों में उठाया, जिस पर वो जैसे नींद से जागी। उसने घबरा कर बाजू उसकी गर्दन के पीछे बांधे। वो उसे बाजू में उठाए उनकी रहनुमाई के लिए बनाए गए बरकी कुमकुमों से बनाए रास्ते पर चल रहा था। ऊपर फिजा में उनके साथ साथ हरकत करता ड्रोन कैमरा ये हसीन पल हमेशा के लिए कैद कर रहा था, जिससे शायद वो दोनों ही बेखबर थे। आगे जाकर सफ़ेद रेशमी पर्दों से अतराफ को कवर किया हुआ था। वो उसे उठाए वहीं चला आया जहां उनके लिए टेबल सेट की हुई थी। वाइट क्लॉथ से कवर टेबल के वस में गुलाबों का बुके रखा था, जिसके नीचे कार्ड पड़ा था। उसने आमने सामने रखी गई दो चेयर्स में से एक पर उसको बिठाया और बुके उठाकर उसकी जानिब बढ़ाते कार्ड उठा लिया। हमारे घर के सबसे छोटे और जिद्दी बच्चे यानी ईशल उरद शेर एहान, और अपने दिल में सबके लिए एहसास और दर्दमंदी का जज्बा रखने वाले खूबसूरत तरीन दिल के मालिक इंसान यानी ईशल के शोर उरद शेर एहान के लिए उसके भाइयों की तरफ से एक छोटी सी कोशिश, तुम दोनों के पल खूबसूरत बनाने की। एक अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे, एक साथ रखे। हम सब एक हैं और हम में से कोई भी किसी किस्म की परेशानी में मुब्तला हो तो हम सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे कि तुम दोनों के लिए सब अपनी अपनी जगह परेशान रहे, मगर आज तुम दोनों के साथ हम सब भी तुम दोनों के लिए दिल से खुश हैं। अल्लाह तुम दोनों का हामी और नासिर हो, आमीन। जाहिर शाह मीर, जुरेज शाह, दिलशेर एहान, मोमिन शाह और अर्श शाह की तरफ से तुम दोनों के लिए तोहफा। उसने मुस्कुराते हुए कार्ड वापस रखा और निगाह अपनी बीवी पर जमाई, जो गुलाबों को यूं महवियत से देख रही थी जैसे गुलाब उसने ज़िंदगी में पहली बार देखा। गुलाब वाकई बहुत खूबसूरत है, इस बात पर मुझे आज यकीन हो गया, वरना ईशल उरद शेर एहान की तवज्जो हासिल करना खासा मुश्किल काम है। गंभीर सरगोशी ने माहौल की खामोशी को तोड़ा तो वो मजीद सर झुका गए। पर्दे हवा के बाइस फड़फड़ा रहे थे। जगह जगह लटकती मुख्तलिफ डिज़ाइन की आर्टिफिशियल लाइट्स भी झूल रही थी। पास से ही रोमांटिक से म्यूज़िक की धुन सुनाई दे रही थी। कहीं आसपास म्यूज़िक सिस्टम सेट होगा। हर चीज़ जादू कर रही थी। जज्बात का नज़ूल फितरी था, एहसासात आन की आन बदले थे। मोहब्बत किसी सहीफ़े की मानित दिल की सरजमीन पर उतरी थी। मैं कम इन सर। इससे पहले कि वो मज़ीद कोई बात करता, पर्दे के उस पार से किसी शख्स की आवाज़ पर उसका इर्तकाज़ टूटा। वो बिना कोई जवाब दिए उस तरफ बढ़ गया जिस तरफ से आवाज़ आई। सामने ही बावर्दी वेटर खड़ा था। अस्सलामुअलैकुम। उरद शेर ने सलाम में पहल करते हाथ मिलाया। वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी वार्म वेलकम सर। अगर आपकी इजाज़त हो तो डिनर सर्व कर दें, सब रेडी है। वेटर ने अपना मुद्दा बयान किया। श्योर आप करें सर। उसकी तरफ से इजाज़त मिलते ही वेटर वापस पलट गया तो वो भी वापस आकर उसके सामने अपनी चेयर संभाल कर बैठ गया। हमारे भाई अब हमें यहाँ भूखा तो नहीं मारने वाले, हमारे लिए बाकायदा कैंडल लाइट डिनर का एहतमाम किया हुआ है। तो बस वही पूछने आया था वेटर। कुछ पल गुजरे कि दो वेटर्स ने मिलकर खाना टेबल पर सजा दिया। सर मज़ीद किसी भी चीज़ की तलब हो तो हम इधर पास ही मौजूद हैं। वेटर ने दोनों हाथ पीछे बांधे प्रोफेशनल अंदाज में इत्तला दी। आप दोनों का शुक्रिया, कुछ चाहिए होगा तो मैं बुलवा लूँगा। ओके सर मैम, इन्जॉय योर मील। वो दोनों आगे पीछे वापस पलट गए। उरद शेर ने अपने सामने पड़ा बॉल उठाया, जिसके बारे में वेटर ने खास ताकीद की थी कि वो उरद शेर के लिए।
उसने कवर हटाया तो यखनी से भरा बॉल उसका मुंह चिढ़ा रहा था। ईशल खिलखिलाकर हंस दी। ये यकीनन उड़द शेर को चिढ़ाने के लिए किया गया था। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें? उसने बुरा सा मुंह बनाते उसको घूरा। बिल्कुल भी नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं, यखनी आपके लिए अच्छी है। वो मुस्कुराहट दबाते अपनी प्लेट पर झुक गए। मेरी तबीयत जितनी भी खराब हो, तुम्हारी तबीयत मैं 1 मिनट में सेट कर सकता हूँ। फिलहाल तो तुम एहतियात करो और जम कर खाओ, काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत पड़ने वाली है तुम्हें। उसने एक आंख विंग करते कहा तो निवाला उसके हलक में अटका। फिर ऐसी शोखो शंख जुमलेबाजियों और उसकी बोलती निगाहों के संग उसने जैसे तैसे थोड़ा बहुत खाना खाया। खाने से फारिग हुआ तो वेटर को उसने आवाज़ लगाई, जिसने कुछ ही पल में सब समेट लिया। उड़द शेर ने उन दोनों को अच्छी खासी टिप दी, जिस पर दोनों मजीद खुश हुए। एक बात तो बताएं, जब लड़की साथ हो तो लड़के वेटर्स को बड़ी बड़ी बख्शिशें क्यों देते हैं? उसने उड़द शेर को छेड़ा। ये तो किसी तजर्बाकार बंदे से पूछना पड़ेगा। मैं तो पहली बार किसी लड़की के साथ डेट पर आया। उसने सर खुजाते हुए अपनी कम अकली बयान की, जिस पर वो दोनों ही हंस पड़े। वो उसका हाथ थामे साहिल किनारे चल रहा था। हाथ एक दूसरे के हाथ में था। लब खामोश थे, मगर इस खामोशी के 1000 मायने थे। धड़कनें सब कह रही थी, वो भी वो जो दोनों एक दूसरे से कह नहीं पाए। उसने एक तिरछी निगाह अपने साथ चलते ऊंचे पूरे मर्द पर डाली, जो हर लड़की का ख्वाब हो सकता है, मगर वो उसका हो गया था। उसने अभी तक बाकायदा तौर पर उससे सॉरी नहीं की थी, ना अपने किसी रवैये की माफ़ी तलब की थी कि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। उसको जो डर था कि वो उसकी तरफ कदम बढ़ाएगी तो कहीं वो उसको झटक ना दे, उसका ये डर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। उड़द शेर ने हर कदम पर उसकी पजीराई की थी। मीराल लोगों ने ठीक कहा था, उसको मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसका एक इशारा ही काफ़ी होगा। बस अब वापस चलें। चलते चलते यकदम उड़द शेर ने कदम रोक लिए। कहाँ? उसका दिल एक ही पल में ज़ेर ज़बर हुआ उसकी इस बात पर। यहाँ से आगे बढ़ने के लिए उसे बहुत हिम्मत की ज़रूरत थी, जो उसे लग रहा था कि अभी तक उसके पास जमा नहीं हो सकी थी। अब ना तो वापस पलटने का रिस्क ले सकती थी और ना आगे बढ़ने का हौसला कर पा रही थी। तुम्हारे संग ये रास्ता चाहे जितना भी हसीन सही, मगर है तो रास्ता ही, जबकि मैं तुम्हारे साथ मंजिल तक पहुंचना चाहता हूँ। हमारे रिश्ते को एक नया मोड़ देना चाहता हूँ। इस सूनी वीरान पड़ी जिंदगी में रंग भरना चाहता हूँ। चलो किसी ऐसे देश को चलते हैं जहाँ मोहब्बत का कानून चलता हो, जहाँ चाहत की वादियाँ हों, जहाँ प्यार के झरने बहते हों। हम दोनों हम दोनों इस प्यार मोहब्बत के संग इन वादियों में खो जाएं, इन झरनों में बह जाएं। कोई ऐसा जजीरा ढूंढते हैं जहाँ महसूसात को बयान करने के लिए लफ्ज़ तलाशने ना पड़ते हों। जो सोचूं मैं वो तुम महसूस करो। कोई ऐसा खित्ता तलाश करें जहाँ जुदाई कभी हमारे दरमियान जगह ना बना सके। जनून ओज कमाल पर पहुँचे तो इश्क अपनी मिराज को पाले। हम एक दूसरे के संग सदियाँ गुजार सकें। तो हमसे मोहब्बत के लिए ये ज़िंदगी तो कम पड़ जाए। मेरे अंदर इस समंदर जितनी वुसअत से तुम चाहो तो आज इन गहराइयों तक रसाई पालो। मैंने खुद को जिन पैमानों में कैद कर रखा है, आज वो सारे हिसार हटा रहा हूँ। मैं किसी का नहीं था, मैं किसी का नहीं हूँ, मगर फिर भी तुम्हारा बन गया। मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा ही रहना चाहता हूँ। आज मैं इन हवाओं को, इन लहरों को और रेत के एक एक जर्रे को गवाह बनाकर कहता हूँ कि उड़द शेर एहान को ईशल उड़द शेर एहान से जुनून की हद तक मोहब्बत है। जैसे पुरसकून समंदर में कशिशे शकल के बाइस मधु जज़र बनते हैं ना, बिल्कुल वैसे इस पल तुम्हारी कुर्बत से उड़द शेर एहान के दिल में तूफान बरपा है। मैं नहीं जानता कि मैं कब तुम्हें चाहने लगा, मगर जब से राज मुझ पर अफशा हुआ तो मैं हैरान नहीं हुआ, क्योंकि मैं आज या कल या ज़िंदगी में जब कभी मोहब्बत करता तो ईशल उड़द शेर एहान से ही करता। क्योंकि तुमसे मोहब्बत करने का, तुम्हें चाहने का, तुम्हें सोचने का, तुम्हें देखने का परमिट है मेरे पास। मगर मैं सोचता था कि इतनी अचानक कैसे ये वारदात हो गई, मगर फिर भी ये समझ में आ गया कि मोहब्बत तवील कुर्बत का रद्द अमल नहीं है कि हम किसी इंसान के साथ बहुत वक्त गुजारें तो ही मोहब्बत होगी। साथ रहने से उनसियत और लगाव तो हो सकता है, मगर लाजिम नहीं कि मोहब्बत भी हो। मोहब्बत तो वही की तरह हमारी रूहों में उतारी जाती है। ये उन दिलों में घर करती है जो मुंतखब कर लिए जाते हैं। ये तो एक एहसास है जो महसूसात से मावरा है। ये एहसास रूहानी हमांगी से जन्म लेता है। इसमें लफ्ज़ों का अमल दखल इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि यहाँ सारे राजो न्याज धड़कनें कर लेती हैं। ये महबूब के दिल का हाल भी जान लेती हैं और अपना अहवाल भी कह देती हैं। ये खुदाई जज्बा है। हम इंसान जज्बा मोहब्बत की तख्लीक पर कादिर नहीं है। उसे एक मुद्दत क्या सदियों में भी तख्लीक नहीं किया जा सकता। कहीं ये एक पल में पैदा हो जाता है तो कहीं उम्र भर की रियाजत रायगां ठहरती है। जैसे तुम नहीं नहीं करने के बावजूद इस मोहब्बत में जकड़ी गई हो, और मैं तुम्हारी नफ़रत से आगाह होने के बावजूद खुद को इस मोहब्बत से बचा नहीं पाया था। ये ना तुम्हारे बस में है ना मेरे।
उसके सीने पर सर रखे वो उसके लहजे के उतार चढ़ाव, बात की गहराई और लफ्ज़ों की खूबसूरती पर मर मिटी थी। तुम भी तो कुछ कहो, इतनी खामोश क्यों हो? क्या तुम अच्छा महसूस नहीं कर रही मेरे करीब? ईशल की मुसलसल खामोशी पर उसका लहजा बेचैनी से भर गया था। वो कुछ कहने की हिम्मत नहीं पाती थी खुद में, मगर उसे बदगुमान नहीं करना चाहती थी। तभी हिम्मत करते उसने चेहरा मजीद उसके सीने में छुपाते ऐन उसके दिल के मकाम पर अपने लब रख दिए। अगले ही पल उसकी गिरफ्त मजीद मजबूत हुई थी। इतनी कि ईशल को लगा वो उसके वजूद में समा जाएगी। हम कैसे मिल गए, इस बात की तरफ नहीं जाते कि बार बार दोहराना मुनासिब नहीं, मगर अब मैं तुमसे अपने कुछ सवाल के जवाब चाहता हूँ, और ये भी चाहता हूँ कि जवाब हाँ में ही आए। उसको उसी तरह खुद में भींचे वो उसके सर पर ठोड़ी टिकाए आंखें मूंद गया। तो पहला सवाल ये है, क्या ये तुम्हारे दिल की रजामंदी है? पहला ही सवाल बहुत मुश्किल। ईशल के ख्याल में उसका जवाब उसको अब तक अच्छे से समझ आ चुका होगा, मगर फिर भी वो उससे इकरार करवा कर ही दम लेगा। उसने गहरा सांस लेकर खुद को पुरसकून किया और उसके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार करने लगी खुद को। ये कोई समझौता नहीं, ये सब मेरी मर्जी है, यही मेरे दिल का फैसला है। तो तुम अपने होशो हवास में अपने दिल की रजामंदी से खुद को मुझे सौंप रही हो, राइट? जी, आंखें नीचे, चेहरा मजीद वो झुका गई। अब शोहर मानती हो मुझे? आप तंग कर रहे हैं, अब मुझे सब पता है आपको। उसने टोक दिया। जवाब दो, जवाब। क्योंकि अगर मैं सच में तंग करने लगा तो तुम वाकई बहुत तंग होगी। वो मुस्कुराते हुए चेहरा उसके बालों में छुपाते हुए बोला। जवाब चाहिए मुझे, बहुत बुरे हैं आप। वो रूहान सी हुई थी। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। चलो खैर, इसको छोड़ो, अगले सवाल का जवाब दो, और अगर एग्जैक्ट जवाब ना दिया तो अपनी खैर मनाना तुम। उसने वार्न करना ज़रूरी समझा। तो बताओ, क्या तुम्हें औरत शेर एहान कबूल है? उफ मेरे खुदाया, हद है खुद पसंदी की। वो बंदा लफ्ज़ों को घुमा फिरा कर एक ही बात किए जा रहा था। कबूल है। उसने जब्त से मुठियाँ भींची कि खैर जवाब तो अब देना था। औरत शेर का प्यार कबूल है। उसने शराफत से जवाब दिया, क्योंकि जब तक वो खुद नहीं चाहेगा तब तक ईशल जो भी कर लेती वो उसकी जान नहीं छोड़ने वाला था। औरत शेर का जनून कबूल है। औरत शेर की दीवानगी कबूल है। इन सवालों के जवाब देना जितना मुश्किल था, इन सवालों का पस मंज़र सोच कर ही रूह कांप गई उसकी। ये सब जो वो कबूल कर रही है, असल में जब सहेगी तब पता चलना था। औरत शेर का ज़िद्दीपन कबूल है। औरत शेर का गुस्सा हरगिज़ नहीं। वो जिस तेज़ी से बोली उसका कह कहा बेसाख्ता था। मैंने स्टार्टिंग में कहा था जवाब हाँ में आने चाहिए, तो कबूल है बोलो। इस पर भी आप करें तो मुझ पर गुस्सा, फिर अच्छे से बताऊंगी मैं आपको। उसने नथनों को फुलाकर उसको बता देना ज़रूरी समझा। अच्छा, अच्छा, तो तुम मुझे अच्छे से बताओगी। वैसे जब मेरा प्यार कबूल है तो गुस्सा कबूल क्यों नहीं? क्या तुम चाहती हो मैं हर वक्त तुम्हें प्यार करूं? मगर मैं बता दूं, जब प्यार करूंगा तब तुम सोचोगी कि गुस्सा ही ठीक था। मेरे ख्याल में हमें चलना चाहिए। वो बंदा उसे अच्छा खासा जिद कर चुका था। हाय, ये आलम शौक का देखा ना जाए। जवाबन वो इस अंदाज में उसे देखते हुए गुनगुनाया कि ईशल का जी चाहा वो इस समंदर में डूब के मर जाए। अगर आपने मुझे अब तंग किया तो मैं इस समंदर में फेंक दूंगी आपको। वो तो आजीज आ गई थी। उसका प्यार भी इसी तरह का तिरंगा था। हालांकि चंद सेकंड्स पहले तुम खुद इस समंदर में डूब के मरने का सोच रही थी। वो फिर भी बाज ना आया। अब बात मत कीजिएगा मुझसे। उसने खुद को उसके हिसार से निकालने की कोशिश की। गुस्सा तुम्हें कबूल नहीं, बात करने पर भी पाबंदी आयद कर दिया। इसका मतलब है कि तुम चाहती हो मैं तुम्हें सिर्फ प्यार करूं। वो तो आज जैसे चुन चुन कर बदले ले रहा था उससे। औरत शेर, मैंने ज़िंदगी में आप जितना बेशरम इंसान नहीं देखा आज तक। उसने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा। इंशाल्लाह आगे भी नहीं देखोगी। और वैसे भी आज तो बेशर्मी ऑन पीक होगी। अभी से हिम्मत मत हारो। वो उतनी ही ढिठाई से बोला। या अल्लाह मुझे सब्र दे। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा। हालांकि इस वक्त तुम्हें अपने लिए हिम्मत और हौसले की दुआ मांगनी चाहिए। मेरा इस वक्त शिद्दत से मर जाने को दिल कर रहा है। उसने उसके सीने पर मुक्का मारते हुए कहा। मैं भी यही चाहता हूँ, तुम मर जाओ मुझ पर कि मैं सांस लूँ तुम में, मिट जाओ मुझ पर कि मैं फिदा हो जाऊँ तुम पर, जोगन बन जाओ मेरी कि औरत शेर दीवाना हो जाए तुम्हारा। वो पल में ट्रैक बदलते अचानक ही बुला था। उसकी संजीदगी, उसका गुस्सा, उसकी ज़िद, उसका प्यार, उसका शौकपन, हंसी मजाक, दीवानगी और उसकी कुर्बत। गर्ज ये कि हर औरत शेर का हर रूप जानलेवा था। तारीख बदलने वाली थी, यानी रात के 12 बजने वाले थे जिस वक्त वो अपनी मताए हयात को अपने बाजुओं के हिसार में लिए साहिल समंदर पर सरशार सा कदम उठाता गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे की चमक उसकी अंदरूनी कैफियत को वाज़े तौर पर बयान कर रही थी। फासला घटता जा रहा था और खुमार बढ़ता।
उसे लाकर गाड़ी में बिठाते अपनी ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। अगले ही पल वो उस साहिल किनारे को छोड़ते वहाँ से दूर होते गए जहाँ उन दोनों ने अपनी ज़िंदगी के हसीन तरीन सफ़र का आगाज़ किया था, जहाँ ऐदो पैमान हुए थे, जहाँ इकरारो इजहार हुए थे, जहाँ वो माजी की तल्ख यादों को समंदर बोध करते हमेशा के लिए उन लम्हों की गिरफ्त से आज़ाद हो गए थे जो एक अरसे से रूह का आज़ार बने हुए थे। और यहाँ से शुरू हुआ था ईशल और औरत जेर का सफ़र, उनकी मोहब्बत और चाह, उनके एतमाद और यकीन का सफ़र। पुरकैफ रास्ते और हसीन मंजिलें उनकी मुंतज़िर थी जिन्हें तकदीर ने जोड़ा था।